नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बहुत ही मामूली सी चीजों की बात करने वाला हूं। मैं बात करूंगा आलू की, मैं बात करूंगा प्याज की, मैं बात करूंगा टमाटर की। कोई बड़ी बातों पर बात नहीं करने वाला हूं। ये ऐसी चीजें हैं, आप कितने भी अमीर क्यों ना हो और कितने भी गरीब क्यों ना हो, हर घर में आलू प्याज टमाटर की जरूरत होती है। आप स्वादिष्ट व्यंजन ना बना पाएं, बहुत ही उम्दा खाना लजीज खाने ना बना पाएं, तो आप दाल रोटी आलू सब्जी से काम चला लेते हैं। और मैं आलू की, प्याज की, टमाटर की बात क्यों कर रहा हूं? पहले मैं आलू से शुरुआत करता हूं। आलू दर्शकों पिछले 130 महीने यानी कि लगभग 11 साल में अपने सबसे उछले स्तर पर है। सबसे ऊंचे दाम हैं। देश भर का औसत निकाला जाए तो 40 रुपए किलो आलू बिक रहा है, और यह देश भर का औसत है। दिल्ली में 50 रुपए किलो है आलू। मुंबई में, देश की आर्थिक राजधानी में, 50 से 60 रुपए किलो आलू बिक रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? हमने 10 दिन पहले प्याज की कीमतों पर भी एक शो किया था। प्याज भी देश के कई इलाकों में सेंचुरी मारता दिखा था। मैंने आंकड़े आपको बताए थे। नासिक लासलगांव मंडी है सबसे बड़ी प्याज की मंडी, वहां पर 100 से 110 रुपए, मुंबई 90 से 100 रुपए, दिल्ली 50 से 60 रुपए, कोलकाता 70 रुपए, चेन्नई 90 रुपए, भोपाल 70 रुपए, तिरुवनंतपुरम 90 रुपए। यह प्याज का आलम था। सरकार ने कदम उठाए, भंडारण पर रोक लगाई। 2 टन प्याज से ज्यादा का भंडारण आप नहीं कर सकते थे। निर्यात पर भी रोक लगा दी गई। पर यह ऐसा क्यों होता है? जब कीमतें आसमान छूने लगी तभी सरकार हरकत में आती दिखती है। कुछ ऐसा ही दिख रहा है आलू के मामले में भी। जो आलू 25 रुपए था, 60% का इजाफा हो गया दामों में। फसल बर्बाद हुई है, भंडारण भी हो रहा है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? या ये मुद्दे अब चर्चा का विषय ही नहीं रह गए हैं। हम ऐसे आत्मनिर्भर हो गए हैं कि अब इन बातों पर चर्चा करना हम जरूरी समझते ही नहीं हैं। और इसमें एक और पेच है। पेच क्या? आलू की जो फसल होती है, आलू निकला खेत से, या तो सीधा बाजार में बेच दिया गया, मंडी में बेच दिया गया, या उसे कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाता है। और कोल्ड स्टोरेज में आलू जो डाला जाता है उसमें आलू का बीज भी होता है। आलू आलू से ही उगता है। तो आप अपनी पैदावार कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं कि माकूल दाम मिलेगा तो हम इसे बेच देंगे, और कुछ बचाकर रखते हैं कि बुआई होनी है। जो बुआई अभी होनी है, बरसात देरी से हुई है, उसके चलते थोड़ा विलंब हो रहा है, 20-25 दिन का विलंब हो गया है, तो किसानों का बीज भी कोल्ड स्टोरेज में पड़ा है। अब 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या फैसला किया? जो कोल्ड स्टोरेज 30 नवंबर तक संचालित होते थे, यानी कि आप अपना आलू रख सकते हैं जो पुराना आलू है, या उसका बीज रख सकते हैं, सरकार ने कहा नहीं, आप निकालिए इस आलू को कोल्ड स्टोरेज से निकालिए। आज 31 तारीख है, कुछ तस्वीरें दिखाइए आगरा में क्या हो रहा है। 31 तारीख है, 31 तारीख से पहले अपना सारा बीज निकाल लीजिए, अपना सारा आलू निकाल लीजिए। 70 लाख बोरियां सिर्फ आगरा में ही कोल्ड स्टोरेजेस में किसानों ने रखी थी। एक बोरी में 50 किलो आलू होता है। अब दाम बढ़ने लगे तो सरकार ने यह फैसला लिया है। तो ऐसे में सरकार जो किसान कानून को लेकर लगातार ताल ठोक रही थी कि बाजार में कीमतें तय होंगी तो किसान की आय दोगुनी होने में आसानी होगी, किसानों को माकूल दाम मिलेंगे। तो अगर दाम बढ़ रहे हैं और किसान ने रोक रखी है फसल, तो किसान जिस दाम पर बेचना चाहे उस दाम पर क्यों नहीं बेच सकता? आलू को अब कोल्ड स्टोरेज से क्यों निकाला जा रहा है? अब आप कहेंगे कि अरे सस्ता होने दो, कैसी बात कर रहे हैं? सस्ता भी होना चाहिए, किसानों को माकूल कीमत भी मिलनी चाहिए। किसानों को क्या 40 रुपए मिल रहे हैं? अगर 40 रुपए औसत कीमत है, या 30 रुपए भी मिल रहे हैं, उसका 1/4 किसानों को मिल रहा है। तो यह पैसा कहां जा रहा है? काला बाजारी में,
ये पैसा कमाया जा रहा है क्या? कमीशन एजेंट, क्या डीलर्स सारा पैसा कमा रहे हैं? किसान को भी कीमत नहीं मिल रही और आपको मुझको भी आलू ऊंची कीमत पर खरीदना पड़ रहा है। यह आज का सबसे बड़ा सवाल है। आलू प्याज की महंगाई का मुजरिम कौन? यह हमारा पहला सवाल। आलू प्याज की महंगाई का मुजरिम कौन? और महंगे आलू की कमाई किसकी जेब में जा रही है? और महंगाई पर आपको मालूम है बीजेपी कितना हमलावर हुआ करती थी जब विपक्ष में है। अब दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सी चुप्पी है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ, स्वराज इंडिया के संस्थापक, किसानों की आवाज लगातार बुलंद करते हैं, योगेंद्र यादव मेरे साथ हैं, जाने माने अर्थशास्त्री विजय सरदाना और वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज विद जे के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ जराबी भी मेरे साथ हैं। संजू, आप मुंबई की हैं। मुंबई में आलू बटाटा अभी कितने रुपए मिल रहा है? मैं 50 से 60 कह रहा हूं, गलत जानकारी तो नहीं दे रहा? मैंने आपकी बातें सुनी संदीप जी। मैं आपको एक चीज बता दूं, हाँ, मुंबई में 50 से 60 रुपए किलो मिल रहा है। प्याज, आलू, टमाटर तीनों की महंगाई के दर 14 से 20% बढ़े हैं पिछले 24 से 30 दिनों के अंदर ही। पर आप जो अपने दर्शकों को नहीं बता रहे हैं, अधूरी कहानी बताना कहाँ का सच है? कर दीजिए ना पूरी कहानी। आप पत्रकार हैं तो आप पूरी जानकारी दीजिए कि कभी भी अक्टूबर के महीने में हाँ, तो पूरी कहानी बताने दीजिए, टोकिए मत। आप ये क्यों नहीं बता रहे कि इंक्लेमेंट वेदर, अतिरिक्त बारिश कर्नाटका और महाराष्ट्र में, आपको याद दिला दूं, भारत में जो प्याज का फॉर इंस्टेंस उत्पादन होता है 40% से ज्यादा सिर्फ इन 2 प्रदेशों से उत्पादन होता है। और यहां क्योंकि सितंबर अक्टूबर के महीने में अभी भी 10 दिन पहले मुंबई में भारी मात्रा में बारिश हुई और कर्नाटका में भी बारिश से बुरा हाल था। इसके कारण जो सप्लाई डिसरप्शन हुआ है, सप्लाई साइड फैक्टर्स के कारण, उसके कारण जो महंगाई का दर, मैं ये मानती हूं कि पिछले 3-4 महीनों से लगातार कंसिस्टेंटली महंगाई का दर 6% से ज्यादा रहे, 6% से ज्यादा रहा है, 6% to 7% के बीच में रहा है। इसमें कोई झुटलाने वाली बात नहीं है, आंकड़े सबके सामने हैं। पर यह भी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बताया था कि भाई अक्टूबर नवंबर तक महंगाई के दर सप्लाई साइड और हाई रेनफॉल के कारण, जिसके कारण डिसरप्शन हुआ है उत्पादन में, उसके कारण महंगाई के दर एलिवेटेड रहेंगे। पर दिसंबर से और जनवरी 2021 से इस पर मैं आता हूं संजू। आपने प्याज की बात कर दी, महाराष्ट्र कर्नाटक का जिक्र कर दिया। आलू भी होता है महाराष्ट्र कर्नाटक में कि वो ज्यादा उत्तर प्रदेश बिहार में होता है? आलू महाराष्ट्र में नहीं होता तो क्या हुआ? आलू कौन से प्रदेशों में होता है इसकी जानकारी तो आपको भी पता होगी। मैंने बता दिया ना, तो वहां बेमौसम बरसात के चलते हुआ है वो। इस बार अनसीजनल रेनफॉल्स हर बार हुई है। मैं और एक चीज आपको बताऊं, आलू के बारे में आपको और चीज बताऊं कि खरीफ सोइंग बहुत अच्छी हुई है, बट जो रबी का क्रॉप था संदीप जी, जो प्रॉब्लम आलू और प्याज और टमाटर में हो रही है, खासकर आलू और प्याज में, ये महंगाई जो रबी सीजन था पिछला, रबी हार्वेस्ट में बहुत नुकसान हुआ है, उसके कारण दर इतने बढ़ गए हैं। मैं बार बार प्याज का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि प्याज जो आंसू लेकर आता है आंखों में, उससे कई बड़ी बड़ी सरकारें भी तहस नहस होकर। रबी की हार्वेस्टिंग कौन से महीने में होती है संदीप? मैं आपको बता दूं, मैंने इस बारे में ट्वीट भी किया था। रबी की हार्वेस्टिंग कौन से महीने में होती है संदीप जी? मेरे से आप जनरल नॉलेज तो मत पूछिए, इकोनॉमिक्स में मैं आपको पूरी तरह से आपको तहस नहस कर दूंगी। आप मुझे बताइए खरीफ कब होती है? रबी मार्केटिंग सीजन का मतलब क्या होता है? बताइए ना, हार्वेस्टिंग कब होती है रबी की? मतलब क्या होता है? रबी की हार्वेस्टिंग कब होती है? आए हैं कि नहीं? पत्रकार है ना, आप बताइए। मुझे सब मालूम है, आप बताइए। अच्छा। आप मुझे बताइए। आपने सीजनैलिटी की, ठीक है, जीके टेस्ट थोड़ा चल रहा है। आपने ये कहा कि सीजनैलिटी हो जाती है। समझो, अब सुन लीजिए। 2014 और 2019 के बीच महंगाई का दर था
4.78%। आप बोलने दें, अभी टोकिए मत, सुनने की हिम्मत रखिए। मैं सुन रहा हूं, सवाल कर रहे हैं तो मैं आपको और ये चिल्लाइए मत, चिल्लाने, यहाँ पे बहस नहीं होती, चर्चा होती है, चिल्लाइए मत। ऑडियो लेवल डाउन रखिए, शांति से बात करिए। हाँ, पिछले 5 सालों में 2014 से 2019 तक मोदी सरकार के नेतृत्व में महंगाई, एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन, महंगाई का दर था सिर्फ 4.78%, 4.78%। फल और सब्जियों के दाम 21% बढ़े हुए हैं कि नहीं? 21% बढ़े हुए हैं कि नहीं फल और सब्जियों के दाम? बार बार मैं कह रही हूं, इंक्लेमेंट वेदर, अतिरिक्त बारिश से, ये तो हर साल होता है, हर साल ऐसा होता है। देखिए, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस होता है। ये जो मैं आंकड़े बता रहा हूं ना, 21% महंगाई, ये पिछले साल की तुलना में 21% बढ़ी है। तो पिछले साल भी बेमौसम बरसात होती थी, 100 रुपए की सब्जी 121 रुपए की हो गई। संजू, आप मुझसे ज्यादा अर्थव्यवस्था जानती हैं, अर्थशास्त्र जानती हैं, वो ठीक है। आप मोदी सरकार, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये मैं मानती हूँ। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं मानती हूँ। आपसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, गलत बयान मत दीजिए। आपसे मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सवालों के जवाब नहीं है, तो अपनी उत्पादन में अतिरिक्त बारिश बगले मत झांकिए, सवाल के जवाब दीजिए, सवाल के जवाब दीजिए, सवाल के जवाब दीजिए। महंगाई दर ईयर ऑन ईयर बेसिस कैलकुलेट होती है संजू वर्मा। पिछले साल के मुकाबले 21% दाम बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? भूल गए अपने टाइम में सुषमा स्वराज केंद्रीय खाद्य भंडार की लिस्ट लेकर बैठ जाती थी कि कितने दाम बढ़ गए। तो आपको सवाल पूछे जा रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं है, तो आप अनर्गल बयान करेंगी, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बोलने दे रहा हूं, अनर्गल बातें करेंगी नहीं, आपकी धमकियों से मैं नहीं डरता, ये धमकियां किसी और को देना। नॉर्मल बातें कीजिए संजू वर्मा, आराम से बातें कीजिए। मैं नहीं, मैं अपना विवेक नहीं खोता हूँ, धमकी नहीं, सच्चाई बुरी लग गई, मैं विवेक नहीं खोता हूँ, मैं विवेक नहीं खोता। चिल्लाने लगी, ऐलान कीजिए। अरे इनकी फुल फ्रेम रखिए, इनको चिल्लाने दीजिए, इनकी पूरे फेशियल एक्सप्रेशंस दिखने चाहिए। हाँ, बोलिए 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 बोलिए, आप कांग्रेस के नुमाइंदे हैं, बोलिए। हाँ, बोल चुकी मैं। हाँ, बोल दिया। मैंने आपको बोला, शक्तिकांत दास तक ने कहा है जनवरी 2021 से महंगाई के दर घटेंगे। अच्छा, आरबीआई का टारगेट है महंगाई के दर 4 से 6% के अंदर होना चाहिए। अच्छा, पर फिलहाल 3-4 महीनों से 4 से 6% के अंदर। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं है, मौसम की मार है। 4 महीनों से मौसम की मार है। 6% से ज्यादा है। इसका कारण है कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो ज्यादा है। अभी फूड इन्फ्लेशन क्यों ज्यादा है? क्योंकि कई राज्य हैं जो कि उत्पादन के लिए बहुत मशहूर हैं। मान लीजिए महाराष्ट्र, मान लीजिए कर्नाटका, मान लीजिए कुछ साउथ के स्टेट्स, यहां पर भारी मात्रा में बारिश हुई है। प्याज का जिक्र मैं बार बार करूंगी क्योंकि एक बहुत अहम मुद्दा है। पिछले 1 महीने 2 महीने के अंदर ही प्याज का उत्पादन, तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसके चलते दरों को कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं संजू? बढ़ी है, पर ये कम हो जाएगी। नहीं, कम तो हो जाएगी, मान लिया, पर बढ़ी क्यों हुई है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं दावे से कह सकती हूँ, ये बात नहीं, मैं वो दावा तो आपका ठीक है। ये बताइए, ये अभी क्यों बढ़ी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वेदर फैक्टर्स बताए, आप वेदर फैक्टर्स मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, फैक्टर्स हैं, मतलब सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि 2014 से 2019 में मोदी सरकार के नेतृत्व में महंगाई के दर सबसे कम है पिछले 20 सालों में। आपको पता है 2014 से 2018 रिटेल इन्फ्लेशन का एवरेज मोदी सरकार के तहत, फिर आप रिटेल इन्फ्लेशन में चली जाती हैं। मैं फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं, मैं फिर पेट्रोल की बात करने लगूंगा। एवरेज इन्फ्लेशन 4.78 हो गया, 4.78% हो गया। हाँ, वो अभी 7 से ऊपर चल रहा है ना। ठीक है, आप सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। 1 मिनट योगेंद्र यादव, 1 मिनट संजू, 1 मिनट योगेंद्र यादव, दाम बढ़ेंगे तो किसी की तो जिम्मेदारी होगी। और सीजनैलिटी की जो बात कर रही हैं, ये तो साल दर साल के आंकड़े कंपैरिजन है ना। मौसम तो बेमौसम बरसात हर साल होती है, पिछले साल भी हुई। पिछले साल 100 रुपए की सब्जी मैं 121 रुपए में क्यों खरीदूं? और अभी इसी महीने में 60% का आलू में इजाफा हो गया दाम में, कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना।
संदीप भाई, चूंकि आपके शो में बहुत लो ग्रेड तू मैं का रिवाज नहीं है, इसलिए मैं तो उसी तरह से बात रखूंगा जैसे आपके शो में हम सब लोग आराम से करते हैं। और मैं ऐसी बात कहना चाहता हूं जो शायद न तो बीजेपी के प्रवक्ता को अच्छी लगेगी और शायद कांग्रेस के प्रवक्ता को भी अच्छी नहीं लगेगी। और हकीकत ये है संदीप भाई कि ये जो फूड इन्फ्लेशन का सवाल है, उसको यदि हम गेहूं चावल के संदर्भ में उठाएं सही बात है, दाल के संदर्भ में उठाएं सही बात है, लेकिन आलू प्याज के संदर्भ में जो हर साल इसके बारे में काफी हाहाकार मचता है, और ये इस सरकार की बात नहीं है, पिछली सरकार में भी होता था। बार बार जो शहर में आलू के और प्याज के दाम बढ़ गए उसको ऐसे पेश किया जाता है जैसे इस देश के लोगों के पास खाने को कुछ बचा नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अटपटी लगेगी ये बात, वो इसलिए कि हम इसके दूसरे पक्ष को कभी नहीं देखते हैं कि जो इसका उत्पादन कर रहा है किसान, उसको वाजिब दाम कैसे मिलेगा। आज से 10 साल पहले आप आलू प्याज के दाम देखिए, आज देखिए, और देखिए कि कितना इन्फ्लेशन हुआ है। 20 साल का आप देख लीजिए, बाकी तमाम चीजों का देखिए, मैं चीजें देखता रहा हूं। हकीकत यह है कि इस तरह की सामान्य चीजों के दाम जब बाकी चीजों के बराबर नहीं बढ़ते हैं, यह बहुत अच्छा संकेत नहीं है। मैं इसको एक व्यापक संदर्भ में रखना चाहता हूं। पिछले 2 महीने से जो बहस चल रही है देश में 3 कानूनों के बारे में, याद रखिए सरकार का क्लेम क्या था, क्योंकि आज हमने उस सबको भूल दिया और बिल्कुल एक नई बहस शुरू कर दी है। सरकार का दावा क्या था कि हम किसान को स्वतंत्र कर रहे हैं, स्टॉकिंग की लिमिट्स हटा रहे हैं, हम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के ड्रैकोनियन प्रोविजंस को खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे किसान को अपनी फसल का अच्छा दाम मिलेगा। और पिछले 2 हफ्ते में हमने इस क्लेम का पाखंड देख लिया है। कैसे? लासेगांव अभी मंडी क्या में अगर 40 रुपए आलू बिक रहा है तो किसान को दाम नहीं मिल रहे क्या? नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं, लासेगांव मंडी में जैसे ही 9 से 30 रुपया गया प्याज, सरकार ने पहले एक्सपोर्ट का लिमिट लगाया, उसके बाद स्टॉकिंग का लिमिट लगाया, जो सरकार द्वारा पारित नए कानूनों के विरुद्ध है। इसी तरह से प्याज आलू के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अभी ऑर्डर निकाला है, ये ऑर्डर केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कानून, जिसके बारे में इतनी उछल के बीजेपी के प्रवक्ता जिसको डिफेंड करते हैं, उसके विरुद्ध है। हकीकत ये है इसमें संदीप भाई कि जब दाम बढ़ने की गुंजाइश होती है तब सरकार कूद पड़ती है, कहती है नहीं स्टॉक रिलीज करो, दाम घटाओ, ये करो, वो करो, एक्सपोर्ट बंद करो। और जब यही प्याज 1 रुपया किलो में बिकती है, ना खबर बनती है, ना कोई उसके लिए इंटरेस्टेड है, ना कोई देखना चाहता है। यही बात आलू के साथ होगी। इस वक्त आलू के किसानों के साथ जो हो रहा है, आप आलू के उपभोक्ता की बात देख रहे हैं, मैं आलू के किसान को देख रहा हूं आगरा में। किसान को कितना दाम मिल रहा है? रोज सुन रहा हूं। आगरा में किसान को कितना दाम मिल रहा है योगेंद्र यादव? किसान को मिल रहा है 30 रुपया, और मंडी में बिक रहा है इस वक्त 45, 50, 60 के करीब जा रहा है। और बार बार ये होता है किसान को। अभी तो किसान से बात करेंगे, आपको बताएंगे कि इस वक्त क्या स्थिति चल रही है। क्योंकि अचानक किसान को ऑर्डर दे दिया जाता है, जो आपने बताया, सारा अपना आलू 4 दिन में मैं उस पहलू पर आता हूं, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर गौरव वल्लभ, यहां पर योगेंद्र यादव बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकारों को, ये सरकारों पर सीधा आरोप लगा रहे हैं। महंगाई को लेकर आप अपनी राजनीति करते रहते हैं, संजू वर्मा आंकड़े गिनाती रहेंगी रिटेल इन्फ्लेशन के, आप कहेंगे देखिए इतने दाम बढ़ गए। ये दाम बढ़ते क्यों हैं? पहली बात, इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा केंद्र सरकार, राज्य सरकारों? अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया अब आलू आप कोल्ड स्टोरेज से निकालिए 31 अक्टूबर तक, आज की शाम तक। संदीप जी, योगेंद्र जी ने जो बात कही, और मैं बहुत सम्मान से योगेंद्र जी को और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को जवाब देना चाहता हूं। जीडीपी रेट -10 से -15% इस साल की रहने की उम्मीद है। बेरोजगारी की दर 8% के आसपास पूरे देश की चल रही है। और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स CFPI सितंबर माह में 10.68%, मैं कह सकता हूं लगभग 11.25% पर है। और ये आलू प्याज ही नहीं है संदीप जी, भले ही आप तूर दाल ले लो जो 125 से 150 के बीच बिक रही है, भले ही वो आप सरसों का तेल ले लो, मसूर दाल ले लो, पर सीजन है जो संजू वर्मा कह रही हैं, बेमौसम बरसात हो गई, ये ऐसा सीजन है इस वक्त
महंगाई बढ़ गई, शक्तिकांत दास कह रहे हैं जनवरी तक सब ठीक हो जाएगा। आप ये क्यों नहीं मानते? संदीप जी, मैं मैडम को समक्ष 2-3 बातें रखना चाहता हूं, मुझे बस 50 सेकंड दे दीजिएगा। मैं पूछना चाहता हूं मैडम से, और योगेंद्र जी भी अगर चाहे तो इसका जवाब दे दे, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे सुनना चाहता हूं इसके बारे में, कि जब आलू का निर्यात इस साल 2019-20 में, जब हमें पता है कि 130 महीने के हाईएस्ट प्राइस में जा रहा है आलू का भाव, तो 2019-20 में 1.25 लाख टन आलू का निर्यात क्यों किया गया? किसके कहने से किया गया? 1.25 लाख टन आलू का निर्यात हुआ है 2019-20 में, तो ये किसके कहने से हुआ? ये किन बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया? हाँ, योगेंद्र जी की एक बात से सहमत हूं कि आलू की बढ़ी हुई कीमतों का दाम, और फॉर दैट मैटर रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन में जो भी फूड प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसका फायदा किसान को नहीं मिल रहा। संजू जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने प्याज की बहुत बढ़ चढ़ के बातें करी। मेरा तो एक तर्क है और एक डाटा है कि संजू मैम, प्याज को हमने इंपोर्ट किया, 46,000 टन प्याज इंपोर्ट हुआ, उसमें से 32,000 टन ये कह के मंडी में नहीं डाला गया कि ये खाने योग्य नहीं है, तो इंपोर्ट क्यों किया गया? इससे साफ झलकता है संदीप जी कि सरकार अपने सूट बूट वाले दोस्तों को, आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कालाबाजारी हो रही है। आ रहा हूं मैं संजू आपके पास। आप सीधा आरोप लगा रहे हैं गौरव वल्लभ की कालाबाजारी हो रही है। ये मैंने तो आपको आंकड़ा दे दिया ना, आलू के तो एक्सपोर्ट हुआ, आलू इंपोर्ट हुआ, उसको यूज नहीं किया आपने, एक्सपोर्ट करवाया आपने आलू को, और प्याज का भी मैंने आपको आंकड़ा दिया, और सारे सरकारी आंकड़े हैं ये। 46,000 टन प्याज इंपोर्ट होता है, उसमें से 32,000 टन को ये कह के नहीं किया जाता कि ये खाने योग्य नहीं है। इसका मतलब आप सूट बूट वाले दोस्तों के लिए कृत्रिम रूप से महंगाई को, कालाबाजारी, आपने सीजनैलिटी की, 1 मिनट संजू वर्मा, आपने सीजनैलिटी की, मौसम की, बेमौसम बरसात की बात की। कालाबाजारी के चलते ये दाम बढ़ रहे हैं क्या? और किसानों को दाम नहीं मिल रहे? समस्या ये है। संदीप जी, यदि ये चुप होंगे मैं तभी बोलूंगी। अरे वो चुप हो गए, आप ये बोल रहे थे मैं बिल्कुल चुप आप थी। किस मानसिक अवस्था में आती हैं कि वो चुप हो गए, ये हो गया, वो? शांति से बैठिए, सबको मौका मिलता है मेरे शो में, शांति से जवाब दीजिए। ठीक है, तो मेरा भी जवाब सुनिए संदीप जी। मैंने बड़े धैर्य से गौरव वल्लभ जी की बात सुनी। मैं एक चीज कहना चाहती हूं, ये जो एक चीज इन्होंने भी कही और योगेंद्र यादव जी ने भी कही, आपके दर्शकों को यह जानना चाहिए कि इंडिया में 2 प्रकार के इन्फ्लेशन इंडेक्सेस या इंडिसेस जो भी कहिए छपते हैं। एक तो सीपीआई रिटेल इन्फ्लेशन, और जो दूसरा होता है होलसेल, ठीक है, होलसेल इन्फ्लेशन। तो मैं इनको बता दूं, मैं मानती हूं, मैंने तो आंकड़ों से कभी परहेज नहीं किया। मैंने माना कि पिछले 3-4 महीनों में रिटेल इन्फ्लेशन, महंगाई के दर बढ़े हैं, बट आप होलसेल इन्फ्लेशन के दरों की बात क्यों नहीं कर रहे? होलसेल इन्फ्लेशन सितंबर में क्या था? 1.32%। अगस्त में क्या था? 0.16%। जुलाई में क्या था? 0.58%। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि पिछले 3 महीने का यदि होलसेल इन्फ्लेशन इंडेक्स का एवरेज लिया जाए तो वो 1%, बिल्कुल ठीक बात है। अब मेरे सवाल का जवाब देंगी। कालाबाजारी हो रही है, इसीलिए आलू, प्याज, टमाटर में बड़ी सीधी, सरल सी, साधारण चीजों की बात कर रहा हूं संजू। इनके दाम जो बढ़ रहे हैं कालाबाजारी के चलते। ठीक है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया संदीप जी, और योगेंद्र यादव जी ने इस बात पर हम दर्शकों का और पैनलिस्ट का आकर्षित किया है हमारा ध्यान। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद कहना चाहती हूं, बट वो आंकड़े समझते नहीं है। योगेंद्र यादव एजेंडा के चलते आंकड़ों से उनको बहुत परहेज है। मैं कह दूं कि कालाबाजारी के कारण नहीं, अरे कालाबाजारी खत्म करने के लिए तो नेहरूवियन ईरा का 1955 का एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को मोदी सरकार ने बोला है, इसको अमेंड किया गया है ताकि बिचौलियों को, मिडिलमैन को, कमीशन एजेंट्स को, पंजाब में जो अर्हातियां हैं जिनको पिछले साल 1650 करोड़ का कमीशन मिला था 30,000 अर्हातियों को। आप बात समझ रहे हैं संदीप जी? मैं सुन रहा हूं। ये लोग जो आके आज कालाबाजारी की दुहाई दे रहे हैं आपके चैनल में, गौरव वल्लभ और योगेंद्र यादव, इनसे पूछिए
जब मोदी सरकार ने 2 महीने पहले कहा हम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अमेंड कर दिया है हमने, इनको इतनी चुभन क्यों हुई? दैट वाज टू कर्टेल ब्लैक मार्केटिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। ठीक है, अब योगेंद्र यादव रिस्पॉन्ड करेंगे। संजू, आपने गंभीर आरोप लगाए हैं, अब ठीक है, योगेंद्र यादव स्क्रीन पर। योगेंद्र यादव रिस्पॉन्ड कीजिए, आपके क्यों जलन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है? आड़तियों के लिए कमीशन एजेंट्स के प्रवक्ता बन गए क्या? मुझे तो आपसे ही जलन हो रही है संदीप भाई, कि आप भी अपने शो के अंदर अभी कुश्ती वाला चलन चलाएंगे, तलवार और ढाल लेके। नहीं, वो होता नहीं है मेरे। किस किस तरह के लोगों को बुला रहे हैं आप? खैर, मैं अपनी बात आराम से रख देता हूँ। नहीं, निजी पहली टिप्पणी बात नहीं, तो योगेंद्र यादव जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि पहली बात ये कि ये जो आड़तियों वाला मामला इस केस में बिल्कुल इररेलेवेंट है। यहां रेलेवेंट है ECA, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जो 3 कानून है, तीनों को एक साथ करके गड्डम गड्ड ना करें। आधा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है दुनिया में। यहां पे सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का मामला है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पे सरकार ने कहा था कि हमने इसकी लिमिट हटा दी है ताकि जो चाहे जितना मर्जी स्टॉक कर सके, जिससे किसान को फायदा होगा। कि सरकार का सबसे बड़ा क्लेम यह था, और देखिए 1 महीना बीता नहीं, 2 बार सरकार ने अपने ही नियम को तोड़ दिया जब किसान को फायदा हो सकता था। और हम बार बार यही कह रहे थे, जब किसान को फायदे की स्थिति होगी तब एसेंशियल कमोडिटीज की सारी लिमिट लगाई जाएगी। वही पुराने कानून फिर लागू हो गए, बिल्कुल पुराने कानून लागू। वही पाबंदी लगा दी गई प्याज के भंडारण पर, 2 टन की पाबंदी है, आलू अब निकालिए कोल्ड स्टोरेज से। जी एग्जैक्टली और जिस दिन किसान डूबेगा, मैं आपको बताता हूं, यही आलू जब 3 रुपए में बिकेगा, यही प्याज जब 1 रुपए में बिकेगी, तब हाथ खड़ा करके खड़े हो जाएंगे। ये फ्री मार्केट है, बताइए जी हम क्या करें? मार्केट फोर्सेस तो ये कर रही हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं अब आलू के अच्छे दाम किसान को मिल सकते हैं, सरकार उन्हें नहीं लेने दे रही, उन्हें फोर्स कर रही है कि दाम बढ़ गए जी, आओ मार्केट में अपना माल सारा डाल दो ताकि दाम नीचे घट जाए। पर उसमें तो मुझे तो फायदा है आम उपभोक्ता को। जी, और अगर सरकार ये करती है तो फिर कल को अगर डाउन जाते हैं तब भी सरकार को उतरना चाहिए कि भाई 1 रुपए में क्यों बिक रहा है, हम कम से कम 10 रुपए तो दिलवाएंगे इसके, तब नहीं आएगी सरकार। दूसरी बात जो गौरव वल्लभ जी ने कही, उनकी बात सही है। इस वक्त देश में जो ओवरऑल है, मैं तो सिर्फ आलू प्याज के संदर्भ में कह रहा था, ओवरऑल हमारी इकोनॉमी, जिसको इकोनॉमिस्ट कहते हैं स्टैगफ्लेशन, उसमें जा रही है। आमतौर पे अगर प्राइसेस बढ़ें और पूरी अर्थव्यवस्था में भी ग्रोथ हो रही है तो लोग इसको इतना खतरनाक नहीं मानते। या अर्थव्यवस्था रुकी हुई है, प्राइसेस भी रुके हुए हैं, तो फिर वो भी चलता है। सबसे खतरनाक स्थिति वो होती है जब आपकी अर्थव्यवस्था ग्रो नहीं कर रही लेकिन प्राइसेस ग्रो कर रहे हैं, और वो स्थिति हो रही है। आपको ये पता, मेरे को 1 मिनट संजू, मेरे शो के रूल्स ऑफ द गेम समझ लीजिए। मैं आपको समझा रहा हूं, मेरे शो के रूल्स ऑफ द गेम ये हैं, दूसरों के बीच में कोई नहीं बोलता। आपने बोला कोई नहीं बोला, नहीं, सिर्फ योगेंद्र यादव स्क्रीन पर। जी बोलिए। जी, मैं कह रहा था कि सबसे खतरनाक स्थिति होती है स्टैगफ्लेशन, जब अर्थव्यवस्था ग्रो नहीं कर रही है, जो कि इस वक्त तो खैर नेगेटिव में चल रही है, और हमारी वित्त मंत्री कह रही है कि शायद आशा है कि हमारी ग्रोथ 0% होगी। अर्थव्यवस्था ग्रो नहीं कर रही है, इन्फ्लेशन ग्रो कर रही है, ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है। इसलिए हमें ध्यान रखने की जरूरत है। पर मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं। 1 मिनट, अब विजय सरदाना और सिद्धार्थ जराबी स्क्रीन पर। विजय सरदाना, एक तो दाम बढ़ रहे हैं, उसकी कोई जिम्मेदारी लेगा? कहीं ना कहीं कालाबाजारी हो रही है। इसका दूसरा पक्ष ये, संजू वर्मा ने अपनी बात कही, योगेंद्र यादव ने अपनी बात कही, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। सरकार ने क्या कहा था कि देखिए ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हटा देंगे, भंडारण पर रोक हटा देंगे, किसान को माकूल दाम मिलेगा, एक देश एक बाजार हो गया, कहीं भी जाकर बेचिए। तो अगर दाम बढ़ रहे हैं, आप और मैं 40, 50, 60 रुपए पर आलू खरीद रहे हैं, किसान को नहीं मिल रहा, ये तो उल्टा गेम हो गया। दाम बढ़े हुए हैं पर किसान को वो दाम नहीं मिल रहे। यही हो रहा है या मैंने गलत समझा? विजय सरदाना। दीजिएगा, मेरी पूरी बात करने दीजिएगा। 1914 में जब करने दीजिएगा 1914 में जब बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार 2014 में इस देश की आबादी थी 130 करोड़। 2014 में इस देश की आबादी थी 130 करोड़
और उस साल आलू का उत्पादन हुआ था 48 मिलियन टन, 48 मिलियन टन। 2020 में आज भारत की आबादी है 138 करोड़ और इस साल भारत सरकार के आंकड़े के हिसाब से आलू का उत्पादन हुआ है 48 मिलियन टन, 48 मिलियन टन। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी आबादी 8 करोड़ बढ़ गई, लेकिन इस देश में आलू का उत्पादन नहीं बढ़ा। बीच के अभी आप आंकड़े देखेंगे तो इसी के आसपास 1-2 मिलियन टन का फर्क है। जिस देश में हर साल आबादी बढ़ती हो करीब 1 से 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ की, और उस देश में अगर उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? लोग इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, लोग इकोनॉमिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। डिमांड सप्लाई सिचुएशन आपके अगेंस्ट जा रही है। अगर आप महंगाई नहीं बढ़ेगी इस देश में तो क्या बढ़ेगा? इसीलिए मैं बार बार सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक ही बात कह रहा हूं, सारी राज्य सरकारों को भी एक ही बात कह रहा हूं, आपका फूड सिक्योरिटी प्लान कहां है? हमने पिछली बार बात की थी संदीप जी आप ही के प्रोग्राम में प्याज को लेके, आज हम बात कर रहे हैं आलू को लेके, आप अगले हफ्ते बात करेंगे तेल को लेके, उसके अगले आप हफ्ते बात करेंगे किसी और चीज को लेके। जिस देश में आबादी लगातार बढ़ रही हो और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा हो, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही हो, वहां क्या होगा? वहां यही होगा जिसकी चर्चा आप कर रहे हो। तो प्रॉब्लम यह है कि हम लोग सिम्टम को एड्रेस ना करें, हम रूट कॉज पे जाएं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। नहीं, पर मैं आज की वर्तमान की बात करना चाहूंगा। आपने पृष्ठभूमि समझाई। महंगाई के मुद्दे पे मैं आता हूं। आज की अगर मैं बात करूं, सरकार कहती है कि एक देश, मेरा सवाल का जवाब पूरा होने दीजिए। मैं वही आ रहा हूं। मैं वही आ रहा हूं संदीप जी, मेरे को 1 मिनट और दीजिए। आज जब इस बात की मैसेज किसान को जा रहा है कि देश में महंगाई बढ़ रही है, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं ये मैसेज जाने दीजिए, क्योंकि इस बात से किसान को बात समझ में आएगी कि किन किन चीजों की इस देश में कमी है। आपको चावल के दाम नहीं बढ़ते दिखेंगे, आपको वीट के दाम बढ़ते नहीं दिखेंगे, आपको सब्जियों के दाम दिखेंगे, आपको तेलों के दाम दिखेंगे, क्योंकि इस देश में उनका शॉर्टेज है। यह महंगाई किसानों को मैसेज देने के लिए अच्छी है कि आप वीट राइस से हटें और सब्जी और तेलों पे आए। पर सब्जी और तेलों पर आएंगे, दाम नहीं मिलेंगे तो उसका फायदा क्या? कोल्ड स्टोरेज में अपना माल रखा हुआ है, उसको कहा जा रहा है क्योंकि दाम 40 रुपए आ गए औसतन कि नहीं निकालो कोल्ड स्टोरेज से। ये देखिए, मैं वही कह रहा हूं, अभी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को भी मार्केट को समझना होगा। मार्केट मैच्योरिटी आने में टाइम लगता है। कानून आया है जो नया, वो आपका आया 1 महीने पहले। जो आपकी फसल आई थी वो आई थी 4 महीने पहले। अभी आप उसको कानून से कंपेयर मत करिए। नहीं करूंगा अगले ना, साल आपको इसका कानून से कंपेयर करूंगा ना विजय सरदाना। आपने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हटा दी तो भंडारण पर रोक हटा दी। प्याज के दाम बढ़े, आपने भंडारण पर फिर से रोक लगा दी। अब आलू के साथ भी वही कर रहे हैं। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। देखिए, भंडारण पे कानून है। नहीं देखिए, नहीं, गलत है, गलत। उसी भंडारण के कानून में, एसेंशियल कमोडिटी कानून में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि अगर पेरिशेबल के दाम पिछले साल के मुकाबले 100% बढ़ जाएंगे तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगेगा। ब्लैंकेट छूट किसी को नहीं है। तो मतलब 1-2 रुपए आलू प्याज बिकता घूम रहा है तो किसान जाकर बेच दे। ज्यादा महंगा हो जाए तो उसको फोर्स करोगे। मतलब ये तो किसान की फिर आय दुगनी कैसे होगी? अगर पिछले साल नहीं, देखिए इस समय किसान के पास आलू नहीं है, इसमें व्यापारियों के पास आलू है। आप इस बात को समझिए। जिस सीजन में किसान बेचता है और जिस सीजन में व्यापारी खेलता है उसमें सीजन में फर्क है। नहीं, पर आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद में किसानों ने कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है ना, उनका बीज भी रखा हुआ है, बीज भी निकालना पड़ रहा है। अभी उन्होंने फसल की बुआई नहीं की, रखे हैं। मैं वही तो मुझे यह लगता है कि इस समय किसानों को एक प्रॉपर डिस्कशन केंद्र, राज्य सरकार और केंद्र सरकार करना चाहिए कि देखिए अगर आप बीज खत्म कर देंगे तो अगले साल आलू भी नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें एक संजीदगी से विचार का विषय है। इसको पॉलिटिकल इश्यू बनाएंगे तो किसान का भी नुकसान होगा। नहीं, पॉलिटिकल इश्यू तो बन जाता है ना सिद्धार्थ। जरा भी सिद्धार्थ, ये पॉलिटिकल इश्यू तो बन जाएगा ना। महंगाई की बात है और ये जो निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेल चलता है,
प्याज अच्छे हो गए तो एक्सपोर्ट कर दो, फिर हम इंपोर्ट करते घूमते हैं, उसमें से आधे को फेंक देते हैं, ये नहीं पता लगता वो गया कहां। अब हम भूटान से 30,000 टन आलू मंगाने की बात कर रहे हैं और मंगाया जाएगा आलू। यहां आलू पड़ा है, वो किसान को कीमत नहीं मिल रही, पर आपको मुझको महंगा खरीदना पड़ रहा है। ये तो बहुत ही बड़ा रायता फैला हुआ है। और इसमें 3-4 तथ्य जो डिफरेंट तरीकों से यहाँ पे रखे गए हैं उनको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है हमारे व्यूअर्स के लिए। नंबर 1, 25% डिक्लाइन हुई थी इस बारी जो फरवरी मार्च की फसल थी प्रोडक्शन में, और लगभग 25% की हमने देखा है इंक्रीज हुई है प्रॉफिट में एट द फार्म गेट लेवल। यानी हम रिटेलर, आड़तिया, जो ट्रेडर्स हैं उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूं। 36 करोड़ बैग 50-50 किलो के जमा हुए थे इस वर्ष, बनिस्बत के 48 करोड़ 50 किलो के जो ठेले होते हैं आलू के पिछले साल। तो वो 25% की जो डिक्लाइन है, ये काफी बड़ी डिक्लाइन थी प्रोडक्शन में। लॉकडाउन लगने के बाद मई तक एक अनप्रेसिडेंटेड, वन ऑफ इट्स काइंड एक इंसिडेंट हुआ जहां पे आलू जो बहुत बड़ी मात्रा में कमर्शियली यूज होता है, होटल में, रेस्टोरेंट में, ढाबे पे, समोसे में, चाट में, वो सारी डिमांड इवेपोरेट हो गई। इसलिए वो सारा आलू कोल्ड स्टोरेज में पड़ा रहा। एक्चुअली जिन लोगों ने खरीदा था वो बचे रहे क्योंकि डिमांड कुछ नहीं थी। अब जैसे ही डिमांड वापस आना शुरू की तो इस बारी उस प्रोडक्शन की डिक्लाइन को ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की एक स्ट्रैटेजी हुई, जहां पे सरकार ने, और यहां पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो 4-5 स्टेट्स अधिकांश मात्रा में आलू प्रोड्यूस करते हैं, उसमें से उत्तर प्रदेश सबसे पहला बड़ा स्टेट है। और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने इस विषय पे थोड़ा डिसीजन लेट लिया, और वो लेट शायद केंद्र से बाद में डायरेक्टिव आया होगा। तो जिस डायरेक्टिव की आप बार बार एक उल्लेख यहाँ कार्यक्रम में कर रहे हैं कि डी स्टॉकिंग करिए, ये थोड़ा लेट आया। अगर ये पहले आया होता 4 हफ्ते पहले या 6 हफ्ते पहले, तो शायद भूटान से इंपोर्ट करने की नौबत भी नहीं आती। पर किसान कहाँ जाएगा फिर? किसान को कीमत तो मिल नहीं रही। ऊंची कीमत होगी तो डी स्टॉकिंग करिए, अगर 1-2 रुपए में बिक रहा है तो जी बेचिए, किसान बाजार के हवाले। इस वक्त बाजार तय क्यों ना करे किसान? देखिए, ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट है। इस बारी किसान को केवल 4 से 5 रुपया फालतू मिला। एक फैक्ट जो हमें समझना पड़ेगा, चाहे हम कितना कांग्रेस बीजेपी इस विषय में कर लें, पिछले 4 साल किसान को कई राज्यों में अपनी लागत भी नहीं मिली। जो 9 से 11 रुपये लगते हैं आलू के 1 किलो की पैदावार में, पिछले 4 वर्ष लगातार किसान को नुकसान झेलना पड़ा। इसलिए पिछले वर्ष नवंबर में उस समय पे किसान ने कम बोया आलू। तो इस क्राइसिस की जड़ लगभग 10, 11, 12 महीने पहले ऑलरेडी हो चुकी थी, और जो सरकार एकदम से नीजर स्टेप ली, बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने उठाया। संजू वर्मा, रिस्पॉन्ड कीजिए। सिद्धार्थ जराबी ये कह रहे हैं 3-4 साल से माकूल कीमत ही नहीं मिल रही थी किसान को, इसलिए उसने अपनी प्रोडक्शन भी घटा दी। उसके बाद जो आपने बेमौसम बरसात का जिक्र किया, सीजनैलिटी का जिक्र किया, उसकी भी मार। तो किसान यहां पर उसको फायदा क्या मिल रहा है? अगर दाम बढ़ते भी हैं, किसान की जेब में भी जाए तो वो समझ में आता है, वो भी नहीं हो रहा है। संजू, सिद्धार्थ जराबी जी ने कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे। मैं उनके साथ पूरी तरह से तो नहीं, बट मैं कुछ पार्शियली, कुछ हिस्सों में उनके साथ सहमति रखती हूँ। संदीप जी, मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। इससे पहले विजय सरदाना ने कहा कि कुछ लोग यहाँ इकोनॉमिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। सर, हम इकोनॉमिस्ट हैं, हमको बनने की जरूरत नहीं है आपकी तरह। मैं आपके कुछ आंकड़े आपको बताना चाहती हूँ। गलत आंकड़े दिए आपने। सिर्फ संजू को स्क्रीन पर रखिए। संजू, अपनी बात कहिए ना, निजी मत होइए। 2012-13 में पटेटो, अच्छा सुनिए ना, 2012-13 में आलू का उत्पादन कितना था पता है संदीप जी? आलू का उत्पादन 26 से 30 मिलियन टन, 26 से 30 मिलियन टन था। 2019 में अतिरिक्त बारिश के कारण मैं मानती हूं आलू उत्पादन में घाटा हुआ, बट 2018 में आपको पता है इंडिया, भारत वॉज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटोज इन द वर्ल्ड। हमारा
पोटैटो आलू का उत्पादन था 53 मिलियन टन। तो विजय सरदाना जी और आपके दर्शक जान ले कि कांग्रेस के जमाने में 2012-13 तो में इतना 30 अच्छा मिलियन उत्पादन टन हो रहा है, से दाम 2 साल फिर भी पहले बढ़ रहे हैं 53 और उन मिलियन टन, दामों में मतलब किसानों को कुछ नहीं मिल 100% रहा। से ज्यादा समस्या ये है उत्पादन संजू। हुआ है। पर जी ये बात सही है। इसके लिए ही तो संदीप जी, इसी के कारण प्रधानमंत्री ने जो नए कृषि विधेयक लाए हैं, कृषि कानून को पारित किया है, ये इसीलिए, क्योंकि आपको जानकर ये ताज्जुब होगा संदीप जी, मान लो 100 रुपए रिटेल में हम किसी चीज को 100 रुपए में खरीदते हैं, चाहे वो आलू हो, प्याज हो, टमाटर हो, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। आपको ये जान के ताज्जुब होगा, पर शायद आपको ये बात पता है कि किसान को उसमें से सिर्फ 15 या 20% की लागत मिलती है, विच मीन्स द फार्मर गेट्स ओनली 15 to 20 रुपीज। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बिटवीन 70 to 80% तो रूरल डेवलपमेंट चार्ज, मंडी फीस एपीएमसी की, अरहतिया कमीशन होती है 3 से 4%। मुझे ये बताइए कि यदि अरहतिया कमीशन 3 से 4% ना होती तो क्या 20,000 अरहतिया या आपने बिल्कुल वाजिब बातें कही संजू। अब मेरे पास 1.5 मिनट है। गौरव वल्लभ स्क्रीन पर। संजू जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं, पर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। अगर कीमतें बढ़ रही हैं, पहली बात तो कीमतें बढ़नी नहीं चाहिए, हमारा सिस्टम होना चाहिए ऐसा। दूसरा अहम सवाल ये है, कीमतें बढ़ रही हैं तो किसान की जेब में तो कुछ नहीं जा रहा। गौरव वल्लभ जी, संदीप जी, जो मैं बात कह, मैम से मैंने 2 सवाल पूछे थे कि आलू का एक्सपोर्ट आपने 1.25 लाख टन ऐसी हालत में 2019-20 में क्यों किया, उसका जवाब नहीं दिया। प्याज का जो इंपोर्ट किया देश में, वो 46,000 टन इंपोर्ट किया, उसमें से 32,000 टन आपने यूज क्यों नहीं किया, उसका भी जवाब नहीं। तीसरा, एक और आंकड़ा आपके दर्शकों को देना चाहता हूं जिससे साबित हो जाता है कि ये कालाबाजारी हो रही है। देश में जो आलू की टोटल कोल्ड स्टोरेज है वो 2018-19 में हुई 238 लाख टन, वो इस साल मात्र 214 लाख टन है। मतलब जो हमारी अवेलेबल कोल्ड स्टोरेज है उसमें भी आलू को हमने कोल्ड स्टोरेज नहीं किया, उसका हमने एक्सपोर्ट किया। तो बात साबित ये हो जाती है, किसान को बढ़े हुए दाम का फायदा नहीं, उपभोक्ता को ज्यादा पैसा चुकाना है। हाँ, जो काला बाजारी कर रहे हैं सूट बूट के दोस्त सरकार के, उनको फायदा हो रहा है। इससे प्रूव हो गया है। आप बार, और मैडम ने एक WPI CPI का आंकड़ा दिया, मैम आप ही के आंकड़े के कारण बोल रहा हूं। WPI जब 0% है इसीलिए बोल रहा हूं, किसान को फायदा नहीं, बढ़ी हुई कीमतें सीधा आपके दोस्तों की जेब में जा रही है। यही तो समस्या है कि आज प्याज 100 रुपए प्रति किलो बढ़ गया तक पहुंच गया, आलू 80 रुपए 70 रुपए प्रति केजी तक, तो क्या आपने कोल्ड स्टोरेज किया ही नहीं, आपने उसको। तो कुल मिलाकर लब्बो-लुबाब ये निकलता है, एक जनरल कंसेंसस इस बारे में आज चर्चा में, हम बहस तो करते नहीं हैं, इस चर्चा में ये बना है कि दाम बढ़ रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, आपको मुझको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं और किसान की जेब में भी पैसे नहीं आ रहे हैं। तो मेरी जेब हल्की हो, किसान की जेब भारी नहीं हो रही। बीच में ये बिचौलिए जो काला बाजारी करने वाले बैठे हैं वो अब भी मलाई काट रहे हैं। 3 किसान कानून आने के बाद भी सरकार को इसके बारे में सख्ती करनी होगी और करनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ आज आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना ही, नमस्कार। सबसे बड़ा